नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस एक लम्हे की जिसने जैसे दुनिया को रोक सा दिया था, 1969 की अपोलो 11 मून लैंडिंग। हाँ, मतलब एक तरफ तो इतिहास बन रहा था और दूसरी तरफ आज तक सवाल उठते हैं। बिल्कुल। क्या ये सच में हुआ था या बस एक बहुत बड़ा धोखा? इसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, चंद्रमा पर लैंडिंग, सच या झूठ। अच्छा। तो उसी के कुछ हिस्सों को देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या माहौल था, मिशन की क्या खास बातें थीं। और हाँ, वो जो आम सवाल हैं, जो धारणाएं हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करें? हाँ, तो कहानी शुरू होती है शीत युद्ध से, है ना, कोल्ड वॉर। हाँ, वही दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में दुनिया पर धाक जमाने की होड़ थी। और स्पेस, अंतरिक्ष, वो एक बड़ा अखाड़ा बन गया था इसका। बिल्कुल। और शुरू में तो मतलब सोवियत संघ काफी आगे निकल गया था। हाँ, मैंने पढ़ा है 1957 में स्पुतनिक 1 वो पहला सैटेलाइट। हाँ, फिर लाइका वो डॉग, पहला जीवित प्राणी स्पेस में, और फिर 1961 में यूरी गगारिन, अंतरिक्ष में पहले इंसान। सोचिए, अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा ये सब। जाहिर है, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अमेरिका ने भी जवाब दिया, एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। उससे वो वैन एलन बेल्ट का पता चला था शायद। हाँ, वही। लेकिन फिर राष्ट्रपति केनेडी ने 1961 में वो बड़ी घोषणा कर दी कि दशक खत्म होने से पहले चांद पर इंसान भेजेंगे। हाँ, उस समय की टेक्नोलॉजी सोचें तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। बहुत ज्यादा। नासा पर कितना प्रेशर आया होगा। बिल्कुल। उन्होंने तैयारी शुरू की। बीच में अपोलो 1 का वो दुखद हादसा भी हुआ। हाँ, वो आग लग गई थी। लेकिन फिर दिसंबर 1968 में अपोलो 8 कामयाब रहा। पहली बार इंसान चांद का चक्कर लगाकर आए। ये एक बहुत बड़ा कदम था लैंडिंग से पहले। हाँ, एक अहम पड़ाव। और फिर आया अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। सही, 4 दिन लगे पहुंचने में। और 20 जुलाई 1969 को लूनर मॉड्यूल ईगल चांद पर उतरा। और फिर वो पल, 21 जुलाई 1969 यूटीसी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम। इंसान का एक छोटा कदम, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। कहते हैं करीब 65 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। हाँ, पूरी दुनिया ने देखा। केनेडी का वादा पूरा हुआ। लेकिन यहीं से वो शक और सवाल भी खड़े होने लगे हैं ना, कि क्या ये सब असली था या कहीं स्टूडियो में बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आई। सबसे कॉमन वाला तो वो झंडे का है, कि चांद पर हवा तो है नहीं, तो झंडा लहरा कैसे रहा था। ये मैंने भी बहुत सुना। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, असल में वो झंडा खास तरीके से डिजाइन किया गया था। अच्छा। हाँ, उसे सीधा रखने के लिए, मतलब तनावा रखने के लिए, ऊपर किनारे पर एक टेलीस्कोपिक रॉड लगी थी। ओके। अब हुआ ये कि एस्ट्रोनॉट्स उस रॉड को पूरी तरह खींचकर सीधा नहीं कर पाए। अच्छा, पूरी खुली नहीं वो। हाँ, तो उसमें सिलवटें रह गईं, और उन्हीं सिलवटों की वजह से वो ऐसा लगा जैसे लहरा रहा हो, हवा से नहीं। ये बात है। अच्छा, और तस्वीरों का क्या? उनमें तारे क्यों नहीं दिखते? आसमान काला है, तारे होने चाहिए थे। सही सवाल है। इसका जवाब लैंडिंग के समय और उस वक्त के कैमरों में है। मतलब? लैंडिंग हुई थी चांद के दिन के समय। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी। हाँ, वो तो होगी। और वो रोशनी चांद की जमीन से और स्पेस सूट से भी टकराकर चमक रही थी। इतनी तेज रोशनी में आसमान के जो धुंधले तारे होते हैं, वो कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाए। अच्छा, कैमरे उतने सेंसिटिव नहीं थे उस समय के। बिल्कुल, आज के कैमरों जैसे नहीं थे। ठीक है। और एक और तस्वीर है, वो बज एल्ड्रिन वाली। कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली, पर आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में तो कैमरा दिखता नहीं। हाँ, ये भी एक पहेली लगती है लोगों को। और आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार उतरे तो उनकी फोटो किसने ली? वो तो अकेले थे बाहर पहले। ये दोनों सवाल जुड़े हुए हैं। देखिए, कैमरा असल में आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में नहीं, उनके स्पेस सूट पर छाती के पास लगा हुआ था। ओह, सूट पर माउंटेड था। हाँ, और वो वहीं से उसे ऑपरेट कर रहे थे। आप अगर एल्ड्रिन के हेलमेट के वाइजर में ध्यान से देखें तो आर्मस्ट्रॉन्ग का और कैमरे का रिफ्लेक्शन दिखता है। अच्छा। हाँ, मैंने शायद देखा है वो रिफ्लेक्शन। और उनके उतरने वाली तस्वीरें? वो लूनर मॉड्यूल पर बाहर कैमरे लगे थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया। ओके, मल्टीपल कैमरे थे। ठीक है। फिर एक और चीज, छाया। हाँ। तस्वीरों में जो चीज छाया में है, हाँ, वो भी दिख रही है। हल्की ही सही पर दिख रही है। अगर सिर्फ सूरज रोशनी का सोर्स था तो छाया तो बिल्कुल काली होनी चाहिए थी। कहीं स्टूडियो की लाइट्स तो नहीं थी? नहीं, स्टूडियो लाइट्स नहीं। इसका कारण है चांद की अपनी सतह। कैसे? सूरज की रोशनी सिर्फ सीधे चीजों पर नहीं पड़ती, वो चांद की धूल भरी सतह से टकराकर बिखरती भी है, रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, डिफ्यूज्ड लाइट। हाँ, बिल्कुल।
और यही बिखरी हुई रोशनी छाया वाले हिस्सों में भी पहुंचती है और उन्हें हल्का सा रोशन कर देती है, इसलिए वहां चीजें पूरी काली नहीं दिखती। मतलब इन सारे सवालों के पीछे लॉजिकल साइंटिफिक कारण है। बिल्कुल है। और देखिए, इन तकनीकी बातों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और सबूत है। वो क्या? अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस वक्त कौन था? सोवियत संघ। जाहिर है। उन्होंने स्पेस रेस में अमेरिका को हर कदम पर टक्कर दी। अगर ये लैंडिंग जरा भी नकली होती तो क्या सोवियत संघ छुप रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सबसे पहले दुनिया को बताते। सही कहा। उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनकी जो आधिकारिक ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें भी इसे एक ऐतिहासिक सच की तरह दर्ज किया गया है। ये तो वाकई बहुत मजबूत पॉइंट है। हाँ, क्योंकि अगर कोई इसे एक्सपोज कर सकता था तो वो सोवियत ही थे। तो अपोलो प्रोग्राम फिर 1972 तक चला। अपोलो 17 आखिरी था। हाँ। कुल 12 लोग चांद पर गए। हाँ, यूजीन सर्नन आखिरी इंसान थे जो चांद पर चले। और अब नासा फिर से तैयारी कर रहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम। हाँ, सुना है। इंसानों को फिर से चांद पर भेजना है, पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भी। बिल्कुल, उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात है। तो कुल मिलाकर जो भी स्रोत हमने देखे और जो बातें की, उनसे यही लगता है कि मून लैंडिंग को लेकर सवाल भले ही उठाए जाते हों, लेकिन उनके तार्किक और वैज्ञानिक जवाब मौजूद हैं और ऐतिहासिक सबूत भी हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने भी इसे माना। हाँ, ये बात तो साफ है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि इतने साल गुजर गए, इतने सबूत आ गए, इतने स्पष्टीकरण दे दिए गए, फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं मानते? हाँ, क्यों कुछ लोगों के मन में ये शक आज भी इतना गहरा बैठा हुआ है कि ये सब झूठ था? ये शायद सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है। ये शायद इस पर भी है कि हम जानकारी पर कैसे यकीन करते हैं या क्यों नहीं करते। बिल्कुल। और क्यों कुछ विचार, कुछ धारणाएं इतनी मजबूती से पकड़ बना लेती हैं, चाहे कितने भी सबूत उनके खिलाफ हो। ये अपने आप में सोचने के लिए दिलचस्प सवाल है।